नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का हमारा गद्य 18 रचना, जिनके लेखक हैं रघुवीर चौधरी, इस गद्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। गद्य को समझने से पहले हम इस गद्य के जो लेखक हैं रघुवीर चौधरी, उनका परिचय जो है वो समझ लें। सर्जक, चिंतक, कर्मशील रघुवीर चौधरी का जन्म बापूपुरा, जिला गांधीनगर, उत्तर गुजरात में हुआ। तो जो यहाँ लेखक हैं, ये लेखक का जन्म बापूपुरा, जिला गांधीनगर, उत्तर गुजरात में हुआ था। स्कूली शिक्षा माणसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने ली। हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन, गुजराती यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष के प्रोफेसर के पद से निवृत्त हुए और नई तालीम की संस्थाओं के सूत्रधार बने। तो उन्होंने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पद से उन्होंने निवृत्त होकर फिर नई तालीम की संस्थाओं के वो सूत्रधार बने। रघुवीर भाई ने गुजराती भाषा में लगभग सभी विधाओं पर साधिकार लेखन किया है। साधिकार यानी अधिकार के साथ उन्होंने लेखन किया है। कथा साहित्य, नाटक, कविता, रेखाचित्र आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अमृता, उपरवास, कथात्री, वेणुवत्सला, सोमतीर्थ, रुद्र महालय आदि उपन्यास उनकी कीर्ति के स्तंभ है। तो उन्होंने कई सारी जो रचनाएं हैं, कई सारी विधाएं हैं, उन पर काम किया है और सभी में अलग अलग कुछ न कुछ लिखा है। गोकुल, मथुरा, द्वारका, अमृता तथा उपरवास कथात्री के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रामीण जीवन के निकट संपर्क, शहरी अनुभवों में अभिव्यक्ति के साथ ही ऐतिहासिकता उनकी रचनाओं के प्रमुख आयाम हैं। मूल्यनिष्ठ उनकी रचना के प्रमुख स्वर हैं। उनकी लंबी कविता बचावनामू इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। रघुवीर भाई को उपरवास कथात्री के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वे गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। इनमें रणजीतराम सुवर्णचंद्रक, कमा मुंशी स्वर्णचंद्रक, गोवर्धन राम त्रिपाठी पुरस्कार आदि मुख्य है। इन्हें साहित्य अकादमी की मानद फेलोशिप प्राप्त है। भारत का प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। तो ये जो रघुवीर चौधरी जी हैं, उन्होंने कई सारे देश के जो सम्मानित पुरस्कार हैं, ये सभी पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। वे गुजराती के सभी प्रतिष्ठित जो पुरस्कार हैं, ये सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। इनमें रणजीतराम सुवर्णचंद्रक हो, कमा मुंशी सुवर्णचंद्रक हो, गोवर्धन राम त्रिपाठी पुरस्कार आदि सभी उसे मिला है। तो ये बहुत ही महान लेखक हैं। तो आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित हमारा गद्य जो है रचना, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर घटना एक बहुत ही छोटे से गांव में बनती है। इस गांव में गांव की जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत यानी गांव की अगुवाई करने वाली संस्था, जो गांव के सभी काम को संभालती हैं।
तो इस गांव के पंचायत के जो सभ्य हैं, ये सभ्य कुछ न कुछ अपने कार्य में गड़बड़ घोटाला करते हैं और गांव का जो राशन है आदि कई ऐसे छोटे मोटे पंचायत के जो काम हैं, उन सभी कामों में पंचायत के जो सभ्य हैं, सदस्य हैं, उन सदस्यों ने बड़ा घोटाला किया है। तो इन घोटालों की जो बात है, ये गांव के कुछ पढ़े लिखे जागरूक युवकों को पता चल जाती है। उनमें हैं गोपी, निमेश, रमेश, अविनाश, नरेश आदि पात्र हैं। तो इनको पता चलता है, अविनाश सबको जागरूक करता है और गांव के सभी जो 3-4 जागरूक उनके मित्र थे उसे बताता है कि हमारी पंचायत में इस प्रकार से गड़बड़ घोटाला किया है। तो ये सभी मिलकर पंचायत के सभ्यों को पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन पंचायत के सदस्य जो हैं ये उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो ये चारों युवक जो हैं ये उपवास पर बैठते हैं। वो मानते हैं कि पुलिस को बुलाने से अच्छा है, पुलिस में केस दर्ज कराने से बेहतर है कि हम गांधी जी के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस पर उपवास पर बैठते हैं, अन्न जल का त्याग करके वही उपवास पर बैठ जाते हैं। लेकिन सदस्य उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो फिर वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग क्यों न एक आवेदन पत्र, क्यों न एक ऐसी चिट्ठी, ऐसी एक बात जो हमें सदस्यों से पूछनी है, उनकी एक विगत लिखकर, बात लिखकर हम सदस्यों को दें ताकि उसे हमें प्रश्न के उत्तर देने पड़े। अविनाश उसे लिखने के लिए जाता है और इतने में गोपी आती है। गोपी उसे पूछती हैं कि अविनाश जी कहाँ हैं? वो तो मुझे आज एक कविता पढ़ाने वाले थे, समझाने वाले थे। तो कहते हैं कि वो तो यहाँ पर नहीं है। तो गोपी पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो सभी उसे कहते हैं कि ये बात तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम उसे नहीं समझ सकती, तुम जाकर घर में कविता पढ़ो, जब हम अविनाश आ जाएंगे तो उसे बता देंगे कि गोपी यहाँ पर आई थी। लेकिन फिर भी गोपी जो हैं वो वहीं पर रहती हैं। इतने में अविनाश आता है और कहता है कि हम अपना ये आवेदन जो है, जो पत्र हमने लिखा है, ये हम इन सदस्यों को जाकर दे दें। तो वो देने के लिए जाता है, लेकिन जो वहाँ पर उसका चौकीदार था वो सबको वहाँ पर जाने देने के लिए तैयार नहीं। तो वो पत्र वो चौकीदार को ही दे देते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर अंदर पहुँचा दो। तो चौकीदार अंदर जाता है, कुछ देर के बाद बाहर निकलता है और फिर कहता है कि तुम्हारा पत्र मैंने पहुंचा दिया, तुम्हारा जो प्रश्न था वो, और वो ताला लगाकर वहाँ से कुछ भी बोले बिना चला जाता है। तो इन युवकों को ऐसा होता है कि क्या हुआ, वो देखते हैं जाकर दरवाजे में से, तो अंदर कोई नहीं था। जो सदस्य थे वो तो पहले ही वहाँ से पिछले दरवाजे से निकल चुके हैं। तो ये सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से पथराव करने लगते हैं। अविनाश जो है वो कहता है कि रुको, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारी रचना है। यानी ये ग्राम पंचायत जब बनी थी तब उनकी नींव से लेकर उनकी पूरा बनने तक अविनाश जो हैं उन्होंने स्वयं उसमें अपना योगदान दिया था, यानी स्वयं उसे बनाने के कार्य में वो शामिल था। तो वो चाहता था कि ये हमारी चीज़ है, हमारी बनाई हुई रचना है और उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। उसे दर्द होता था ये तोड़ने से, तो वो बीच में अड़ जाता है। और फिर भी ये तीनों जो हैं
निमेश, रमेश, नरेश ये अविनाश को बचाते हुए पथराव करने लगते हैं और अंत में फिर भी एक पत्थर उसे लगता है और सभी अफसोस जताते हैं और अंत में ये कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें हमारी बनाई हुई कोई रचना को तोड़ना नहीं चाहिए। हमारी क्या, किसी की बनाई हुई कोई भी रचना को तोड़ने का हमें हक नहीं है। हमें जो भी काम है ये वाणी से, व्यवहार से, आंदोलन करके, उपवास करके या कानूनी तरीके से हमें करना चाहिए, लेकिन किसी भी रचना को तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी उनकी घटना की जो पहले सार था वो बताया, ताकि आपको पता चले कि गद्य में आखिर है क्या, ये रचना क्या है। ये रचना है, रचना नाम है, लेकिन किसकी रचना है? ग्राम पंचायत की रचना है। तो इनके बारे में जैसे जैसे हम गद्य में पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे सब बातें जो हैं वो समझ में आ जाएगी। शाम का समय है, यानी संध्या का समय। ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जम्हाई ले रहा है। तो शाम का वक्त है और ग्राम पंचायत के कार्यालय के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, क्योंकि वो उनमें कुछ ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो अंदर बैठे हैं और उस दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जम्हाई ले रहा है। जम्हाई मतलब उवासी। उब आने के बाद की शारीरिक प्रक्रिया, यानी हमें जब उब आती है तब उनके बाद जो हम शारीरिक प्रक्रिया करते हैं उसे जम्हाई कहते हैं। तो जम्हाई यानी उवास। तो चौकीदार जम्हाई ले रहा था। दूर बैठे रमेश, निमेश और नरेश गंभीरता से बात करते दिखाई देते हैं। ये तीन मित्र दूर बैठकर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने में गोपी प्रवेश करती है, इतने में गोपी आती है। गोपी दोनों ओर देख लेने के बाद पूछती है, अविनाश जी यहाँ नहीं आए? गोपी प्रश्न पूछती है कि क्या अविनाश जी यहाँ पर नहीं आए? निमेश, अरे गोपी तुम, क्या कोई काम था अविनाश का? प्रश्न पूछता है कि अरे गोपी तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें अविनाश का कोई काम था? गोपी, खास तो नहीं, पर कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय वे मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। तो गोपी कहती हैं कि नहीं, मुझे कोई खास काम तो नहीं था, पर कल अविनाश जी ने मुझसे वादा किया था कि कल मैं इसी समय तुम्हें प्रसाद जी की कविता जो है वो समझाऊंगा। रमेश, कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा गोपी। तो रमेश कहता है कि गोपी, कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई ठोस काम करो या अविनाश को करने दो। या तो तुम कोई ठोस यानी निश्चित चौकस काम करो या तो अविनाश को करने दो। गोपी, आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं रमेश भाई? गोपी कहती है कि रमेश भाई आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। तो वो कहती है कि कविता जो है वो तो आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य है। निमेश, पर आत्मा या संवेदना हो तभी न? प्रश्न करता है कि ये बात तुम्हारी सच है कि कविता जो है वो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है, पर आत्मा या संवेदना हो तब ना? गोपी, क्या निमेश भाई, ये क्या निमेश भाई के आत्मा नहीं है? पूछती है कि क्या तुम्हारी आत्मा नहीं है? कभी थी, आज नहीं है। कहती हैं, कहता है कि कभी थी लेकिन आज नहीं है।
हम सब आज निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे हाथ हैं वे ही पर्याप्त है। तो वो कहता है कि आज हम ये निर्णय कर चुके हैं कि आज हमारा जो ये हाथ हैं वो ही पर्याप्त है। ये निमेश कहता है। गोपी, हाथ तो सभी के होते हैं। नरेश, पर हम आज इन हाथों का कमाल दिखाएंगे। तो नरेश कहता है, हाथ तो सभी के होते हैं, लेकिन आज हम अपने हाथों का कमाल दिखाएंगे। गोपी, मैं समझी नहीं नरेश भाई। तो गोपी कहती हैं कि नरेश भाई, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। नरेश, हम हाथों का सदुपयोग करेंगे। गोपी, यह तो आपने और भी मुश्किल बात कह दी। तो गोपी कहती है कि ये तो तुमने और भी मुश्किल बात कर दी। क्या तुम किस प्रकार से अपने हाथों का उपयोग करना चाहते हो? रमेश, तुम अभी बच्ची हो, जाओ कविता पढ़ो। तो रमेश उनसे कहता है कि तुम तो अभी बच्ची हो, घर जाओ और कविता पढ़ो। गोपी, सो तो आपकी सलाह के बिना भी पढ़ूंगी। तो गोपी कहती है कि सो तो यानी वो तो मैं आपकी सलाह के बिना भी पढ़ूंगी, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं तो इच्छा होती है कि मैं भी साथ क्यों न दूँ। कहते हैं कि ये बात तो सही है कि आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी आपका साथ क्यों न दूँ। मेरी भी ये इच्छा है कि मैं आपका साथ दूँ। रमेश, तुम्हारे हाथ अभी कोमल हैं बहन। तो रमेश कहता है कि बहन, तुम्हारे हाथ अभी तो बहुत ही नाजुक हैं, कोमल हैं। जाओ, अविनाश से मैं कह दूंगा कि तुम आई थी और तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं अविनाश से कह दूंगा कि तुम यहाँ पर आई थी। जाओ, मगर हाँ, इसका इंतज़ार मत करना। कहता है ठीक है, तुम जाओ घर, लेकिन तुम अविनाश का इंतज़ार मत करना। आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज हम सभी यहीं पर रहेंगे। आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। न तो पंचायत के किसी सदस्यों को हटने देंगे, ना तो हम खुद यहाँ से हटेंगे और ना तो हम पंचायत के किसी सदस्यों को यहाँ से हटने देंगे जब तक वे हमारे सभी सवालों का जवाब न दें। हम उन्हें तब तक यहाँ से हटने नहीं देंगे जब तक वो हमारे सभी सवालों का जवाब न दे दें। गोपी, जवाब क्यों नहीं देंगे? गोपी कहती हैं कि ये तुम्हारे प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं देंगे? जो लंबा भाषण कर सकता है उनके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। तो गोपी कहती है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा लंबा भाषण कर सकता है उनके लिए जवाब देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान होता है। नरेश, आसान होता तो वे यहाँ आकर हमसे बात करते। तो कहते कि ये बात जो आसान होती तो ये लोग यहाँ आकर हमसे बात न करते। खड़ा होकर चौकीदार की ओर जाता है, फिर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है नरेश और चौकीदार की ओर जाता है। देखो तो सही, दरवाज़ा बंद करके सभी भीतर बैठे हैं, नालायक, उल्लू के पट्टे। तो खड़ा होकर ये चौकीदार के पास जाता है नरेश और कहता है, देखो तो सही, दरवाज़ा बंद करके सभी भीतर बैठे हैं, नालायक, उल्लू के पट्टे। निमेश, अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, याद रखो। निमेश नरेश से कहता है कि अपशब्दों का उपयोग करने के लिए हम पर अविनाश ने प्रतिबंध लगाया है, यानी हमें मना किया है। तुम ये बात हमेशा याद रखो। निमेश, तभी तो हम अभी तक शांत हैं। अविनाश ने हम पर प्रतिबंध लगाया है, यानी हमें मना किया है अपशब्द बोलने से, और इसीलिए तो हम अभी तक शांत हैं। कितनी बार तो हमने प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन तक प्रतीक्षा की, आखिर
हारकर आज उपवास पर बैठे हैं। वो कहते हैं कि कितने दिन तक हमने इंतज़ार किया, कितने दिन तक हमने उन्हें प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन उनकी प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। यहाँ पर ये जो प्रतीक्षा शब्द है ये पर्यायवाची के रूप में पूछा जाता है, तो प्रतीक्षा का पर्यायवाची शब्द है इंतजार। तो वो कहता है कि आज हम इतने इंतजार के बाद आखिर आज हारकर हम उपवास पर बैठे हैं। रमेश नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग शुरू हुई थी। तो रमेश नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ठीक 2 घंटे पहले इन सभी सदस्यों की मीटिंग जो है वो शुरू हुई थी। बीच में हमने बार बार कहलवाया कि हमको अंदर बुलाओ या बाहर आकर हमसे बात करो, बस जवाब ही नहीं दिया। तो वो कहता है कि 2 घंटे पहले जब उनकी मीटिंग शुरू हुई तो बीच में हमने बार बार उसको कहलवाया कि हमको अंदर बुलाओ या तो आप खुद बाहर आकर हमसे बात करो, बस उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। नरेश जैसे हमारी हस्ती ही उन्हें कबूल नहीं, कहता है जैसे वो हमारी हस्ती यानी हम लोगों को वो कबूल ही नहीं करते, यानी हमारी हस्ती उन्हें कबूल ही नहीं। रमेश ऐसा तो नहीं है, पर वे जानते हैं कि पिंजरा पोल के मवेशियों की तरह ये कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, पर वे जानते हैं कि पिंजरा पोल के मवेशियों की तरह, यानी गुजरातीમાં જેને આપણે કહીએ પાંજરાપોળના પશુઓની જેમ, पिंजरापोल के मवेशी यानी पशुओं, तो मवेशियों की तरह वे कुछ नहीं कर सकते, जवाब तलब कर सकते हैं। वो सिर्फ हमें जवाब ऐसे ही देना नहीं चाहते हैं। रमेश गोपी से, आखिर सदस्य साहबों ने कहलवाया कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। तो रमेश कहता है कि आखिर सदस्य साहबों ने हमें ये कहलवाया है कि तुम चाहो तो अच्छी भाषा में, शिष्ट भाषा यानी मान्य भाषा, शिष्ट भाषा यानी मान्य भाषा, तो तुम अगर चाहो तो शिष्ट भाषा में एक अच्छा आवेदन पत्र लिखकर हमें दे सकते हो। गोपी बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकेंगे? गोपी कहती हैं ये तो तुम पर उन्होंने जैसे बड़ी मेहरबानी की, लेकिन क्या आप लोग मान्य भाषा का, शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकोगे? नरेश अविनाश कहता है हमने कहा कि जाओ भाई एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में लिख लाओ, पर बड़ी देर की। तो नरेश कहता है अविनाश ये कर सकता है, इसलिए हमने उसे कहा कि जाओ भाई तुम एकांत में जाकर और अकेले बैठकर संस्कृत प्रचुर यानी संस्कृत से भरी हुई भाषा में अच्छी सी दरखास्त, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिख लाओ, पर उन्होंने भी बड़ी देर कर दी। रमेश शिष्ट शब्द खोज रहा होगा। रमेश कहता है कि वो शिष्ट शब्द खोज रहा होगा, यानी अमान्य भाषा का शब्द जो है वो खोज रहा होगा। गोपी आप उनकी मदद करते हो तो अच्छा होता। तो गोपी कहती है कि आप उनकी मदद करते तो अच्छा होता। नरेश बस हमने मैटर दे दिया है। तो वो कहता है कि क्या बात है, ये मैटर हमने उसे दे दिया है। गोपी मैं जान सकती हूँ? नरेश क्यों नहीं, सारा गांव जानता है। इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग किया है। कहता है कि तुम क्यों नहीं जान सकती, सारा गांव जान सकता है कि ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य महोदय हैं उन्होंने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में एक दूसरे का सहयोग किया है, यानी साथ दिया है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों सहयोग
उनका विरुद्धार्थ शब्द है असहयोग। तो ये विरुद्धार्थ शब्दों के रूप में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सहयोग तो असहयोग, ये विरुद्धार्थ शब्द है। गोपी, चलिए एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली, गोपी कहती हैं ठीक है, असहयोग, सबने बुरा काम करने में एक दूसरे का सहयोग दिया, ऐसा ही सही, ऐसा करने में भी एक दूसरे के साथ उन्होंने सहकार तो किया। रमेश, गोपी इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दो, मजा आएगा। गोपी से नरेश कहता है कि इन लोगों ने सभी ने एकत्र होकर जो घोटाला करने का साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है और उनमें ये सभी एक दूसरे के साथ हैं, तो इसी प्रकार भी ये लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। इस बात के लिए तुम उसे अंदर जाकर बधाई दो, मजा आएगा। वे हमारा मजाक समझ पाए तभी न, निमेश कहता है, कि हम उस बात की, उसकी बेईमानी के ऊपर उसे बधाई दे, लेकिन ये हमारा मजाक भी ये लोग समझ नहीं पाए। ये सभी समझ पाए तभी न, नरेश। वे समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार लड़की ने हमें बधाई दी है, तारीफ की, तो ये लोग तो ये समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार, बहुत ही होशियार लड़की ने हमें बधाई दी है, हमारी तारीफ की है, यानी वो ये समझेंगे कि हमने जो कार्य किया वो बहुत ही अच्छा किया है। गोपी, क्या सबके सब बुद्धू हैं? तो गोपी कहती हैं कि क्या ये सबके सब बुद्धू हैं, यानी मूर्ख हैं? बुद्धू यानी मूर्ख, ये पर्यायवाची शब्द है। निमेश, है तो बड़े चालाक, पर जरूरत पड़ने पर बुद्धू भी बन सकते हैं। तो कहता है कि वैसे ये लोग हैं तो बड़े चालाक, पर जब उसे ज़रूरत पड़े तब वो बुद्धू भी बन सकते हैं, बन जाते हैं। अविनाश अभी क्यों नहीं आया? जरा देखो तो सही, गोपी वह शायद दद्दा के घर बैठा हो। कहता है कि अविनाश अभी क्यों नहीं आए? गोपी जरा जाकर देखो, शायद वो दद्दू के यहाँ, उनके दद्दा के यहाँ, उनके दद्दा के घर जाकर बैठा हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से अविनाश जो है वो मान्य भाषा में पत्र लिखने के लिए जाता है। गोपी अविनाश के पास जो उनकी प्रसाद जी की कविता है वो पढ़ने के लिए आती है। नरेश, निमेश और गोपी, ये सभी लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और सदस्य का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये उनसे बात करें। अभी तक अविनाश जो हैं वो जो लिखने गया था मान्य भाषा में प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, वो लिखकर नहीं आया है और ये सभी मिलकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।